फिर यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि अवबोध निवेश जो है वो इनमें से क्या है, उसका अर्थ किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अवबोध निवेशस्य। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अवबोध का अर्थ बताएं तो इसको आप व्याख्यात्मक अवबोध भी कह सकते हो। ठीक है, इसका अर्थ बेसिकली होता है किसी चीज को ग्रहण करना, विचार करना, ठीक है, इनपुट करना। अवबोध का मतलब होता है इनपुट करना। ठीक है, तो यहाँ पे उसका अर्थ जो है वो पूछ रहा है, ठीक है, पूछ रहा है सामग्री छात्रस्य वर्तमान योग्यता स्तरात् स्तोत्रकम उच्चतरा भवितव्या, यानी जो सामग्री होती है छात्र की वर्तमान योग्यता के स्तर के हिसाब से उच्चतर स्तर के लिए भी की जानी चाहिए। तव्या बच्चों जहां पर भी लगेगा तव्या, तव्यत प्रत्यय, इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में। ठीक है, चाहिए के अर्थ में। अगला कहता है भाषा छात्रः तदा वरम कुर्वन्ति यदा ते वरीयोभि छात्र सयुगलम निर्मान्ते, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि भाषा को जो छात्र तदा मतलब तम, वरम मतलब वर को कुर्वन्ति करती है, यदा मतलब जब, ते मतलब वे सब, ते कौन, ते छात्रा, ते मीन्स छात्रा, और वरीयो भी छात्र छात्रों के द्वारा सयुगलम यानी साथ में, जब एक साथ वो काम करते हैं उसका निर्माण करना, क्या इसको अवबोध कहा जाता है। या फिर अगला कहता है छात्र ही स्वलक्ष्यानि, स्व मतलब होता है अपना, ठीक है, छात्रों के द्वारा अपने लक्ष्यों के लिए निर्धारितम निर्धारण करने के लिए, स्वशक्त्या, शक्त्या मतलब शक्ति, अपनी शक्ति के लिए, दुर्बलता श यानी अपनी शक्ति और दुर्बलता ज्ञातव्या, इसका ज्ञान किया जाना चाहिए, इसको अवबोध कहते हैं, अवबोध निवेश। अन्य है, अंतिम है आपका छात्रा स्वतंत्रम गृह कार्यम कर्तुम प्रेरितव्या, या फिर छात्रों को स्वतंत्र गृह कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो आप बच्चों बताओ अवबोध निवेश का जो है वो आपको यहाँ पर उत्तर क्या लगता है। ठीक है, अवबोध निवेश का अर्थ जो है बच्चों वो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होता है कि अवबोध निवेश हम किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, छात्रे स्वलक्ष्यानि निर्धारितम स्वशक्त्या और दुर्बलता च ज्ञातव्या, ज्ञान होना चाहिए। सी ज्यादातर, अच्छा सी, जया जी का उत्तर आ रहा है ए। और सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बच्चों बताएं क्या उत्तर जाना चाहिए। ए। प्रियंका राठौर जी भी ए बोल रही हैं। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सामग्री होती है तो सामग्री छात्र से वर्तमान योग्यता के स्तर के हिसाब से उच्चतर में होनी चाहिए, यानी कोई भी सामग्री जो हम आज वर्तमान में प्रयोग करते हैं उसका आज से लेकर हम भविष्य तक प्रयोग कर सके, इसका आपको कहते हैं अवबोध निवेश। तो बच्चों विकल्प जो है वो आपका क्या जाएगा, विकल्प ए जाएगा, ना कि जो है विकल्प सी जाएगा। ठीक है, बाकी तो उत्तर जो है वो आपके इतने यहाँ पर समझ में भी नहीं आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसके लिए शेष होंगे। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भाषा शिक्षण की अचेतन प्रक्रिया कथ्यते कही जाती है। भाषा शिक्षण की अचेतन प्रक्रिया कही जाती है, क्या कही जाती है। भाषा अधिग्रहणम, भाषा अधिग्रहण, भाषा अधिगमा, भाषा अधिगम, भाषा शिक्षा या भाषा अध्यापन। तो बच्चों एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अचेतन शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आप अचेतन शब्द को अचेतन शब्द का अर्थ समझ पाएंगे तो इसका उत्तर भी आप बहुत बढ़िया दे पाएंगे। ये यहाँ पूछा गया है कि भाषा शिक्षण की अचेतन प्रक्रिया कही जाती है, यानी ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो अचेतन रहती, जड़, अचेतन मतलब जड़, जहाँ पर कोई भी हरकत नहीं होती है, सिर्फ चुपचाप जो है बस देखा जाता है, सुना जाता है, सीखा जाता है, अचेतन प्रक्रिया। तो देखो बच्चों, जब हम अधिगम करते हैं तब भी हम चेतना में होते हैं, शिक्षा लेते हैं तब भी चेतना में होते हैं, और अध्यापन करते तब भी चेतना में होते हैं। क्या मैं आपको अचेतन अवस्था में पढ़ा रही हूँ? नहीं, चेतन अवस्था में पढ़ा रही हूँ। लेकिन जो अधिग्रहण होता है, ठीक है, यानी कोई बोल रहा है उसको सुनना, ये अचेतन होता है। किसके लिए अचेतन होता है? सुनने वाले के लिए अचेतन होता है, क्योंकि जब आप कोई चीज अधिग्रहण करते हो तो आप शांत मन से ग्रहण करते हो। और भाषा हमेशा, जैसे आपसे कोई बोल रहा है या मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे इस समय मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो आप चुपचाप सुन रहे हो, तो ये कैसी अवस्था हो गई? अचेतन। इसलिए विकल्प जो है वो क्या जाएगा? ए जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने ए उत्तर दिया है बहुत बढ़िया। सभी लोग बच्चों वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है भाषा शिक्षणे, भाषा शिक्षण में निम्नलिखितेषु, निम्नलिखित में किम कौन सहायकम सहायक नास्ति। जब पूछा जाए अस्ति तो है, जब पूछा जाए नास्ति तो नहीं है, जब पूछा जाए सु तो इसका अर्थ होता है मैं। तो प्रश्न कह रहा है भाषा शिक्षण में निम्नलिखित में कौन सहायक नहीं है, यानी यहाँ पर तीन जो हैं वो सहायक होंगे, एक जो है वो सहायक नहीं होगा। तो पहला कहता है भाषाया बहि संपर्का, भाषा का बाहरी संपर्क, क्या ये सहायक नहीं है। त्रुटि नाम प्रति असहिष्णुता, त्रुटियों के प्रति, त्रुटियों के ओर असहिष्णु होना, मतलब कोई भी त्रुटियां कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं होता। असहिष्णुता मतलब होता है जिससे हमें कोई मतलब ना हो, और सहिष्णुता मतलब होता है कि उसके प्रति हम जागरूक हैं, हम समझ रहे हैं कि ये क्या चीज कर रहा है, ठीक है। सहायका परिवेशा, सहायक परिवेश मिलना, या फिर छात्रा नाम प्रेरणम, छात्राओं को प्रेरणा देना, छात्राओं की छात्राणाम प्रेरणम का मतलब हो जाएगा छात्राओं की प्रेरणा, ठीक है, प्रेरण, छात्राओं के लिए प्रेरण। तो आपको इसमें नास्ति बताना है, तो आप बताइए ऐसा कौन सा होगा जो भाषा शिक्षण में नहीं काम करेगा। क्या बात है, सभी का उत्तर इसमें बहुत बढ़िया आया है। कभी भी बच्चों हम त्रुटियों के प्रति असहिष्णु नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये करने लगे तो फिर बच्चा तो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि उसने क्या गलत सीखा या फिर उसने क्या सीखा। और बाकी आप अगर ध्यान से देखो तो तीनों चीज़ें जो है पॉजिटिव में, सहायक परिवेश जो होता है वो भी सहायता देता है, ठीक है, भाषा का बाहर संपर्क होना भी जरूरी होता है, ठीक है, और छात्रों को प्रेरित करना भी जरूरी होता है, लेकिन ये जो है नास्ति यानी यहां पर विकल्प भी जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कौशल से 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में 101% आएंगे, ठीक है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैथ को छोड़ के कोई चीज 100 नहीं होती, बट कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो आवश्यक होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है श्रवण भाषीयता निम्नलिखितेषु कथम महत्वम ददाति। कह रहा है श्रवण भाषायिता मतलब जब हम श्रवण कौशल या श्रवण भाषा का प्रयोग करते हैं उस समय कौन सी निम्नलिखित में से किसका क्या महत्व देती है, इसमें से कौन है जो हमें श्रवण कौशल के रूप में महत्व देता है। क्या उससे हमें पठनम और लेखनम का ज्ञान होता है, श्रवणम और भाषणम का ज्ञान होता है, भाषणम और लेखनम का ज्ञान होता है, श्रवणम और पठनम का ज्ञान होता है। बताओ विकल्प कौन सा जाएगा। प्रश्न संख्या 4। कुछ लोग ए बोल रहे हैं, अच्छा, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, ठीक है, ए बी, ठीक है बच्चों। ए विकल्प तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब श्रवण पूछा जाता है तो इसमें 2 चीजें होती हैं, एक सुनता है और एक बोलता है। तो श्रवण कौशल से विशेष तौर पे जो महत्व प्राप्त होता है वो होगा विकल्प बी, यानी श्रवणम भाषणम चा, ठीक है। तो अगर श्रवण, क्योंकि जैसे शिक्षक बोलता है तो छात्र क्या करता है, सुनता है, तो बेसिकली 2 महत्व यहाँ से आपके प्राप्त होते हैं, एक श्रवणम और एक भाषणम। तो जिन लोगों ने भी विकल्प बी कहा वो उनका उत्तर जो है वो एकदम राइट है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कस्मिन् पक्षे छात्रा स्व अनुभवम आश्रित्य नवीन ज्ञानम निर्माति, यानी किस पक्ष से छात्र अपने अनुभव के आधार पर, आश्रित मतलब आधार पर, नवीन ज्ञान को निर्माण करता है या नवीन ज्ञान को सीखता है। यानी इसमें से ऐसा कौन सा पक्ष है जो हमें यह सिखाता है कि बच्चा अपने अनुभव के अनुसार नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, नवीन ज्ञान को सीखता है। निर्माणात्मक पक्षे, बहुविध योग्यता पक्षे, संचारात्मक पक्षे या फिर संप्रेषणात्मक पक्षे। आप इनमें से किस पक्ष का प्रयोग करेंगे जो बच्चा अपने अनुभव से नवीन ज्ञान का निर्माण करेगा, ठीक है। तो देखो बहुविध तो आप जानते हो, बहुविध योग्यता का मतलब होता है कि जब किसी कक्षा में बहुत, जिसको आप बहुभाषी भी कह सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से जब योग्यताएं हो। संरचनात्मक पक्ष का मतलब होता है क्रिएटिविटी, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, ठीक है, बच्चे को रचनात्मक बनाना, तो ये संरचनात्मक पक्ष में आ जाता है। और संप्रेषणात्मक तो आप जानते हो कम्युनिकेशन, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहा है कि अपने अनुभव से नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा पक्ष होगा,
विकल्प ए होगा, सी नहीं होगा, विकल्प ए होगा। क्योंकि जब आप निर्माणात्मक पक्ष का प्रयोग करते हैं, कोई चीज निर्माण करते हैं, किसी चीज को बनाते, तो उससे बच्चा अपने अनुभव से नवीन ज्ञान को क्या करता है, सीखता है। इसलिए विकल्प जो है बच्चों वो ए जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विहंगम दृष्टिपाता, ये बच्चों प्रश्न बहुत पूछा था। विहंगम का अर्थ होता है सरसरी नजर से पढ़ना, किसी चीज को सरसरी नजर से पढ़ना जो होता है उसको विहंगम दृष्टि कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पठन योग्यतासु, पठन योग्यताओं में विहंगम दृष्टिपाता, विहंगम दृष्टिपाता है। यानी कह रहा है कि पठन योग्यताओं में विहंगम दृष्टिपाता है। इसमें से क्या है, जब आप पढ़ रहे हैं उस समय पर विहंगम दृष्टिपात आपके लिए क्या हो सकता है। पाठम उच्चय पठितुम प्रयुक्ता पठन विधि, पाठ को उच्चय पठितुम पढ़ने के लिए प्रयुक्त पठन विधियां, क्या ये आपका विहंगम दृष्टिपाठ है। या फिर पाठे मुख्यम, पाठ में मुख्य अथवा सामान्य विचारम, मुख्य और सामान्य विचार ज्ञातुम ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधियां। या फिर पाठ में मुख्य और सामान्य विचार ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधियां। या फिर पाठे विशिष्ट सूचना नाम, पाठ में विशिष्ट सूचनाओं को ज्ञातुम ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त विधियां। या फिर प्रत्येक्यम अनुच्छेदस्य, प्रत्येक अनुच्छेद के केवलम केवल प्रथमम प्रथम वाक्यम पठितुम पढ़ने के लिए प्रयुक्त विधियां। या फिर केवल अनुच्छेद, प्रत्येक अनुच्छेद को केवल प्रथम वाक्य पढ़ने के लिए प्रयुक्त विधियां। यानी इनमें से कौन है जो पठन योग्यताओं में विहंगम दृष्टिपात है। ठीक है, पठन योग्यताओं में विहंगम दृष्टिपात है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा उत्तर सभी लोगों ने दिया है। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बी जाएगा। पाठे मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातुम प्रयुक्ता विधि, पाठ की मुख्य अथवा सामान्य विचार ज्ञात करने के लिए जो प्रयुक्त विधि होती है वो आपको कहा जाता है पाठ योग्यतासु विहंगम दृष्टि। क्या बात है, बहुत बढ़िया उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 7, बच्चों कमेंट कर दीजिएगा क्लियरिटी से दिख रहा है या नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 बच्चों है मूलभूतम तथ्यम, मूलभूत तथ्य अथवा प्रस्तावना, प्रस्तावना यत मतलब जो विश्वास व्यवस्थाया, व्यवस्थाया यानी यहाँ पे कह रहा है मूलभूत तथ्य अथवा प्रस्तावना जो विश्वास व्यवस्था की, व्यवहारस्य व्यवहार की, अथवा तर्क श्रृंखलाया तर्क श्रृंखला की आधार होती है। कथ्यते कहा जाता है, कथ्यते कहा जाता है, लिखते लिखा जाता है, पठ्यते पढ़ा जाता है। जहां जहां यते वहां पे आप जाता है जोड़ दीजिएगा। अगर यंते मिल जाए तो जाते हैं, जैसे पठयंते पढ़े जाते, कथयंते कहे जाते, इस प्रकार से। ठीक है, ये सब आपका कर्मवाच्य में प्रयोग होगा। तो बेसिकली प्रश्न पूछ रहा है कि मूलभूत तथ्य अथवा प्रस्तावना यत मतलब जो विश्वास व्यवस्था की, व्यवहार की अथवा तर्क श्रृंखला की आधार होते हैं, कहा जाता है, किसे कहा जाता है। सिद्धांत को, भाषा को, शिक्षण को या फिर तर्क संगत को। एक बार फिर से प्रश्न को दोहरा दूं, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा तथ्य है जो मूलभूत तथ्य अथवा प्रस्तावना की विश्वास व्यवस्था, व्यवहार व्यवस्था अथवा तर्क श्रृंखला का आधार होता है। ठीक है, जिससे हम विश्वास कर पाए, व्यवहार में प्रयोग कर पाए, तर्क कर पाए, ऐसा कौन सा है। प्रस्तावना मूलभूत सब जगह जिसका प्रयोग कर सकते हैं। क्या सिद्धांत, क्या भाषा, क्या शिक्षणम, क्या तर्क संगति। देखो तर्क संगति का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है अगर मैं भाषा की बात करूं। ठीक, शिक्षणम का भी, भाषा का भी कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि भाषा में तो पूछा ही जा रहा है। अब दो चीजें बची, एक बचा शिक्षण और एक बचा सिद्धांत। विकल्प ए और विकल्प बी, दो चीजें आपको यहाँ पे बची हैं बच्चों। और अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो इसका उत्तर आपके पास में है। बच्चे जो सिद्धांत होता है, बी नहीं कहेंगे, बी विकल्प बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जब आप सिद्धांत पढ़ते हो किसी भी चीज के सिद्धांत, तो वो आपको सिखाते हैं तर्क की श्रृंखला,
व्यवहार और आपको विश्वास की व्यवस्था, ये चीजें आपको कौन सिखाता है? ये सिखाता है सिद्धांत। ठीक है, आपने इसमें भी सिद्धांत पढ़ा, रुचि का सिद्धांत पढ़ा और अपने अनुकरण का सिद्धांत पढ़ा, अनेक सिद्धांत आपने पढ़े होंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं वो किससे प्राप्त होती हैं? सिद्धांत से प्राप्त होती हैं। अर्थात विकल्प एक। शिक्षण का तो मतलब केवल होता है सीखना या सिखाना। शिक्षण का मतलब होता है सीखना या सिखाना, और भाषा आप जानते हो, तर्क संगति आप जानते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का है। ये भी बहुत अच्छा है। अगर इनमें से कोई शिक्षक होगा तो उत्तर आपका सही आएगा। कह रहा है अध्यापन विधि निर्दिश्यति। अध्यापन विधि इसमें से कौन सी है? मतलब निम्नलिखित में से अध्यापन विधि का निर्देश कीजिए। क्या होगा? कथम पाठितव्यम, ठीक है, किम पाठितव्यम, का पाठितव्यम, कुत्र पाठितव्यम। बताइए क्या पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, कब कहाँ पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। पहले कह रहा है कैसे पढ़ना चाहिए, फिर कह रहा है क्या किम मतलब क्यों पढ़ना चाहिए, का मतलब क्या पढ़ना चाहिए, कुत्र मतलब कहाँ पढ़ना चाहिए। तो अध्यापन विधि क्या बताती है कि कहाँ पढ़ना चाहिए, या फिर ये बताती है कि क्या पढ़ना चाहिए, या फिर ये बताती है कि क्यों पढ़ना चाहिए, या फिर ये बताती है कि कैसे पढ़ना चाहिए। बताओ इसमें से विकल्प आपका क्या जाएगा? अध्यापन विधि जो है वो इसमें से कौन सी होगी? बताइए क्या आपका विकल्प जाएगा? प्रश्न संख्या 8। अब आप लोग बताइए बच्चों को आप क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाने जाएंगे, क्या सिखाने जाएंगे, कि कहाँ सिखाने जाएंगे, कि क्यों सिखाने जाएंगे, कि कैसे सिखाने जाएंगे। अच्छा, कुछ लोग ए दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं। अच्छा, हैप्पी सिंह डी लिख रहे हैं। तो आपकी जो आप जब अध्यापन विधि का प्रयोग करेंगे तो बच्चों को ये बताएंगे कि कहाँ पढ़ना चाहिए, घर में पढ़ना चाहिए कि बाहर बैठ के, कि छत पे पढ़ना चाहिए, ये सिखाएंगे। हैं, क्या पढ़ना चाहिए ये सिखाएंगे, क्यों पढ़ना चाहिए ये सिखाएंगे? नहीं, कैसे पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया उत्तर होगा कैसे पढ़ना चाहिए। हम यही तो क्लास में समझाते हैं, आप लोग यही तो क्लास में समझाते बच्चों को, इसको ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, यही तो बताया जाता है ना आपको। तब शिक्षक का मतलब क्या है? शिक्षक का मतलब है कैसे, क्यों, क्या, कहाँ नहीं, कैसे। क्योंकि बच्चे को ये बताना ऐसे ऐसे करोगे तो इस तरीके से होगा, इसलिए विकल्प आपका जाएगा ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों 9। क्या कहता है? भाषाया अध्यापने। भाषा अध्यापन में अभिनय, अब ये नाटक से संबंधित होगा। अभिनय, प्रहेलिका यानी पहेलियां, और समस्या, और प्रश्नोत्तर इत्यादि इत्यादया इत्यादि कथ्यते कहा जाता है। क्या कह रहा है? भाषा अध्यापन में अभिनय, पहेलियां, समस्या, प्रश्नोत्तर, इनको क्या कहा जाता है? इनको विधि कहा जाता है, इनको पक्ष कहा जाता है, इनको अध्यापन प्रविधियां कहा जाता है, या फिर इनको योजना कहा जाता है। मैंने क्लास में ये चीज आपको प्रविधि का अर्थ समझाया है, प्रविधि या उपविधि इसका अर्थ समझाया है। बहुत बढ़िया उत्तर आया है सभी का। इसमें सबका उत्तर सही है, लगभग सबका उत्तर सही है, सी होगा। क्योंकि भाषा अध्यापन में जब आप अभिनय, पहेलियां, समस्या, प्रश्नोत्तर इत्यादि जब आप प्रयोग करते हो तो ये अध्यापन की प्रविधियां होती हैं। प्रविधियों का मतलब ये होता है कि इन चीज़ों के माध्यम से आपको अपना शिक्षण कराना है। ठीक है, तो या ये भी कह सकते हो कि अब जिस प्रकार की, देखो विधियों के अंदर प्रविधियां होती हैं। ठीक है, जैसे नाटक के अंदर अभिनय है तो प्रविधियां अंदर होती हैं, विधियां मूल होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपको गद्य को पढ़ाना है तो गद्य में उद्बोधन विधि है, लेकिन उस उद्बोधन को कैसे पढ़ाना है? चार्ट दिखाकर पढ़ाना, मॉडल दिखाकर पढ़ाना, चित्र दिखाकर पढ़ाना, ये प्रविधि या उपविधि है। इसलिए विकल्प जो है सी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों प्रश्न है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। क्या कहता है? समेकित मूल्यांकनम। समेकित मूल्यांकन क्या है? समेकित का तो अर्थ आप सबको समझ में आता ही होगा। ठीक है, समेकित मूल्यांकन किसे कहते हैं? विशेष काल अवधि में छात्र की योग्यताओं का निर्णय करती है। कह रहा है समेकित मूल्यांकन क्या है? कि विशेष काल अवधि में छात्र की योग्यताओं का निर्णय करती है, निर्णय करना, या फिर छात्र की प्रगति विषय में केंद्रितम भवति, या फिर छात्र की प्रगति विषय में केंद्रित होता है समेकित मूल्यांकन, या फिर
विद्यालयेषु विद्यालयों में साप्ताहिकी परीक्षाएं विधायत, साप्ताहिक परीक्षाओं को कराना, ये आपका समेकित मूल्यांकन है। या फिर अधिकम निर्माणात्मकम यानी अधिक निर्माणात्मक होता है तथा अधिक पुनर्निवेश प्रदान करता है। ये जो आपका समेकित मूल्यांकन है ये अधिक निर्माणात्मक होता है या फिर अधिक पुनर्निवेश करता है। तो बच्चों बताओ कि समेकित मूल्यांकन से आप क्या समझते हो? विशेष काल अवधि में छात्र की योग्यताओं का निर्णय करता है या फिर छात्र की प्रगति के विषय में केंद्रित होता है या फिर विद्यालय की साप्ताहिक परीक्षाओं के लिए या फिर अधिक निर्माणात्मक होता है तथा अधिक पुनर्निवेश के लिए प्रदायित मतलब प्रदान करता है। ठीक है, बताइए प्रश्न संख्या 10 आपका उत्तर क्या जाएगा? बहुत बढ़िया उत्तर है, अगर आप थोड़ा सा भी समझेंगे तो समझ जाएंगे। विशेष, समेकित का मतलब है विशेष काल अवधि में छात्र की योग्यताओं का निर्णय करता है कौन? समेकित मूल्यांकन। ठीक, इसलिए विकल्प जो है वो ए जाएगा। अगला बढ़ते हैं। अगला है बच्चों प्रश्न संख्या 11। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है? सहपाठी प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि सबने पढ़ा होगा, फीडबैक। ठीक है, अब यहाँ कैसा फीडबैक है? सहपाठी प्रतिपुष्टि कह रहा है पाठ्य पुस्तक लेखन में ना प्रयोगतव्या, नहीं प्रयोग करनी चाहिए। यानी सहपाठी प्रतिपुष्टि पाठ्य पुस्तक लेखन में नहीं प्रयोग की जानी चाहिए। अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में नहीं प्रयोग की जानी चाहिए। ठीक है, पाठ्य पुस्तक लेखन में यथा अवसर के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। सहपाठी प्रतिपुष्टि को पूछ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक लेखन में नियमित रूप से, ठीक है, प्रयोग की जानी चाहिए। सहपाठी प्रतिपुष्टि की आवश्यकता कब पड़ती है? पाठ्य पुस्तक लेखन में नहीं प्रयोग की जानी चाहिए, अध्ययन अध्यापन प्रक्रियाओं में नहीं प्रयोग की जानी चाहिए, पाठ्य पुस्तक लेखन में यथा अवसर प्रयोग की जानी चाहिए, मतलब जब जरूरत हो तब प्रयोग करना चाहिए, या फिर पाठ्य पुस्तक लेखन में नियमित रूप से प्रयोग की जानी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि प्रश्न संख्या 11 क्या होगा? देखो, सहपाठी प्रतिपुष्टि होती है कि पाठ्य पुस्तक लेखन में नियमित रूप से प्रयोग की जानी चाहिए। ठीक है, सहपाठी प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि बच्चे ने जो भी किया है उसको आपका फीडबैक देना है। ठीक है, तो जब आप किसी चीज को नियमित रूप से देखोगे, समझोगे, तभी तो आप ये मूल्यांकन कर पाओगे ना कि ये चीज इसने सही की या फिर गलत की। तो इसका सबसे बेहतर अगर आप इसको, ये प्रतिपुष्टि को यहां से भी जोड़ देते ना, हमेशा नियमित होती, तब भी आप विकल्प आपका सही चला जाता। तो विकल्प जो है बच्चों क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आते हैं। प्रश्न संग, ये कक्षा के बच्चे हमें यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं ना, अगर इन्होंने कक्षा में पूछा तो ये समझ ले कि पिटाई बहुत करेंगे। अभी कोई यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 12। कह रहा है अस्माभि भाषा कक्षासु चतस्त्रा योग्यता। चतस्त्रा मतलब होता है 4। ठीक है, तो कह रहा है अस्माभि भाषा कक्षासु, ठीक, यानी हमारी भाषा कक्षा में चतुस्त्रा मतलब चतुर्थ योग्यता है, चौथी योग्यता है। कौन सी योग्यता होगी? बताओ भाई, कौन सी योग्यता को चौथी योग्यता माना जाता है अपनी कक्षा में, यानी हमारी कक्षा में? निर्मातव्या, निर्माण करना चाहिए, संयोजितव्या, संयोजित करना चाहिए, उपेक्षितव्या, उपेक्षित करना चाहिए, पृथक कर्तव्या, या फिर अलग कर्तव्य, यानी कि अलग कर्तव्य चाहिए। कर्तव्य मतलब कर्तव्य करना चाहिए। तो पूछ रहा है, बताइए चौथी योग्यता के रूप में आप यहाँ पर किसको जानेंगे? हाँ, पढ़ाती है बच्चा, पढ़ाती है, टेट में आपको वही पढ़ाएंगी। ठीक है, टेट आपको वही पढ़ाएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। पढ़ाती हैं भावना शुक्ला जी, पढ़ाती हैं। ठीक है, चलिए तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा उत्तर जाएगा? हाँ, बी जाएगा, क्योंकि अपनी कक्षा में चौथी योग्यता के रूप में संयोजितव्या। बाकी देखो, अगर आप ध्यान से भी देखोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, पृथक का अलग कर नहीं सकते, उपेक्षित कर नहीं सकते, इसमें से भी निर्मातव्या जाएगा नहीं, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? संयोजितव्या, यानी इंटीग्रेट जिसको आप बोलते हो। ठीक है, चलिए
क्लास बच्चा डेली नहीं होगी, लेकिन क्लास आपकी आज के दिन और शनिवार के दिन, आज के दिन जितने बजे आपको मिले उसी दिन आपको इसी टाइम पर शनिवार को भी मिलेंगे, ठीक है, यानी 2:20 या 2:15 के बीच में मिलेंगे। और हिंदी वाले में आपको मंडे को मिलेंगे, ठीक। चलो अभी यहाँ पे आ जाओ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कस्मिन् वयसि बालका बहुविधानि मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति, यानी कोई वयस्क बालका, कोई वयस्क बालका है बहुविधानी बहु विधियों के द्वारा मात्रा का संयोजन करता सीखता है। यानी बालिकाओं का पूछा गया है कि वयस्क मतलब किस उम्र में, किस एज में जो बालक है वो मात्राओं का संयोजन करना सीखता है, ठीक है, मात्राओं का संयोजन करना सीखता है। बालक किस उम्र में मात्राओं का संयोजन करना सीखता है, बताइए विकल्प। विकल्प आपसे पूछा जा रहा है, पहला है द्विचतुर्मासा नाम मध्य, यानी 2 से 4 महीने के बीच में, द्वादश अष्टादश 12 से 18 महीने के बीच में, त्रिवर्षा नाम 2 से 3 वर्ष के बीच में, या षड अष्ट वर्षा नाम 6 से 8 वर्ष के बीच में। क्या होगा विकल्प? विकल्प क्या होगा बच्चों बताओ? बालक जो है मात्राओं का संयोजन कब सीखता है? नहीं बच्चा, सी टेट की नहीं ले रही है। चलिए अभी यहाँ पे आ जाइए, क्या होगा विकल्प आपका? कस्मिन वयस, किस में लेगा जा करके? मात्राओं का संयोजन बालक किस उम्र में सीखता है? बहुत बढ़िया उत्तर जाएगा। ये देखो सीडीपी से भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, भाषा से भी बन जाएगा, दोनों में। बच्चा जब 6 से 8 वर्ष में होता है तब वो मात्राओं का संयोजन करना जो है सीखता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे भाई बहुत मतलब कि कोई माँ बाप होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड होते हैं, तो हो सकता है कि भाई 2 से 3 वर्ष में सिखा दें, ठीक है। तो अगर इनमें से ऐसा कोई हो तो बात अलग है, लेकिन वैसे विकल्प आपका डी जाएगा, ठीक है। विकल्प आपका क्या जाएगा? डी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है यदा कश्चित अध्यापिका शिक्षणे दोषान अपरहर्तुः आवश्यकानि संशोधनानि करोति इदम कथ्यते। पढ़ देते हैं। कह रहा है जब कोई अध्यापक शिक्षण में दोष के कारण अपहर्तु, दोष पाने पर आवश्यक संशोधन करता है, यानी कोई शिक्षक जब कोई दोष पाता है किसमें? शिक्षण में, तो आवश्यक संशोधन करता है। भाई सही बात है, आप भी, मैं भी जब कोई दोष पाती हूँ तो मैं भी उसका आवश्यक संशोधन करती हूँ, ठीक है। तो इदम कथ्यते, इसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा इसमें 2 ही विकल्प दिख रहे हैं, विकल्प आपको सभी दिखा देते, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। उसे कहा जाता है, तो 2 विकल्प बच्चों हैं आपके यहाँ, पहले इसको देख लो। पहला है संशोधनात्मक पठनम, इस पठन को संशोधनात्मक पठन कहते हैं। दूसरा है साक्षमता परीक्षा, इसको साक्षमता यानी क्षमता के साथ परीक्षा ये कहते हैं। या फिर है आपका समूह अध्यापन, या फिर है बच्चों आपका समूह अध्यापन, क्या इसको समूह अध्यापन कहते हैं। और या फिर निदानात्मक परीक्षा, इसको निदानात्मक परीक्षा कहते हैं। बताइए कोई शिक्षक जब इस प्रकार का काम करता है तो उसको आप क्या कहेंगे? बताइए बच्चों, उसको आप क्या कहेंगे? आप भी जब संशोधन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, निदान कहेंगे, ठीक है, निदान कहते हैं, क्योंकि निदान का अर्थ होता है समस्या का पता लगाना, ठीक है, समस्या का पता लगाना। निदानात्मक परीक्षा होती है, ठीक है, जो भी हमने उसकी गलतियां देखी उसको हमने उसका दूर करने का प्रयास किया, ये निदानात्मक परीक्षा। बहुत बढ़िया उत्तर आया है सभी का, ठीक है। वैसे मुझे आज लग रहा है कि आज आप लोग काफ़ी एक्टिव रहे हो, या तो ये सेट ही थोड़ा सरल है जो भी समझ लें, ठीक है, लेकिन सेट सरल नहीं था, बट पढ़ते पढ़ते चीज़ें आ जाती है। देखो एक चीज़ बच्चों आप देख रहे हो, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, आज दूसरा सेट है, आज मुझे आप लोगों की सक्रियता काफ़ी अच्छी दिखी है। ऐसे जब हम बढ़ते जाएंगे ना तो धीरे 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 आप हर पहलू को समझते जाएंगे। इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक संदेश देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी आप घबराएं नहीं, धीरे धीरे पढ़ते चले। और जैसे मैं आपको आराम पूर्वक संस्कृत पढ़ती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ, आपको भी आराम पूर्वक पढ़ना है। टूटा फूटा अर्थ तो सभी निकाल लोगे। और जैसा कि मैंने कहा कि शब्द रूप और धातु रूप अगर आपको कंठस्थ होंगे, कंठस्थ का मतलब ये नहीं कि रामा रामो रामा, नहीं, आपको ये पता हो कि रामा मतलब राम ने,
ठीक है, रामो मतलब दो राम ने, तो इसका मतलब आप उत्तर निकाल लोगे। कहता है प्रत्येकम भाषाया, प्रत्येक भाषाया तो रामाया राम, प्रत्येक भाषा की ध्वनिया ध्वनि संरचना शब्दावल्या पृथक पृथक भवंती, प्रत्येक भाषा की ध्वनि संरचना और शब्दावली अलग अलग होती है। भाषायाः इयम विशेषता दर्शयति यति, भाषा की इस विशेषता को दर्शाता है, यानी ये भाषा की कौन सी विशेषता को दर्शाता है कि प्रत्येक भाषा की ध्वनि संरचना शब्दावली अलग अलग होती है। क्या ये भाषा स्वच्छंद होती है जब ऐसी चीजें होती हैं, या भाषा योग्यताया विषय अस्ति, या भाषा योग्यता की विषय है, भाषा योग्यता का विषय है, या फिर भाषा व्यवस्था है, या फिर भाषा जाति विशिष्टा भवन। देखो भाषा की तो जाति नहीं होती, तो इस विकल्प को तो मैं पहले ही हटा देना चाहती हूँ। ठीक है, अब आपके पास 3 विकल्प दिए गए। कहते हैं प्रत्येक भाषा की ध्वनि संरचना और शब्दावली जो है अलग अलग होती है, यह भाषा के किस गुण को दर्शाती है, मतलब भाषा इसके अनुसार क्या है, स्वच्छंद है, योग्यता का विषय है, या फिर भाषा एक व्यवस्था है, बताओ। 20 से ज्यादा सही नहीं हो रहे हैं तो अब होने लगेंगे, परेशान मत होइए, धीरे धीरे अब हम लोग प्रैक्टिस पे आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा आप बढ़ेंगे, दोनों लोग बढ़ जाएंगे, तो 25 प्लस क्या 30 में 30 भी ले आएंगे। ठीक है, बस आराम से बच्चों पढ़ो, पेडागोजी का जो सेक्शन उसको कंप्लीट करते जाओ, उसको समझ लो, और इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो, आ जाएगा, परेशान मत हो। फिलहाल तो मुझे आज के उत्तर बताओ कि आज जब मैंने बताया तो आपने 15 में कितने उत्तर सही किए। देखो इसका विकल्प जो है वो व्यवस्था जाएगा, क्योंकि व्यवस्था में ही तो ऐसा होता है ना, जैसे मैं थोड़ा सा उसको बता देना चाहती हूँ। व्यवस्था में क्या होता है, जैसे आपने देखा कि शादियों में जब व्यवस्था होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि भाई देखो ये स्टॉल यहाँ पे लगाना है, ठीक, ये पर्दा यहाँ पे लगाना है, समझना इस चीज को। ठीक है, यहाँ पर बाराती बैठेंगे, यहाँ पर जनाती बैठेंगे। ठीक है, यही होता है ना व्यवस्था, व्यवस्था तो यही है ना, तो यही तो व्यवस्था आपसे बताया गया ना कि ध्वनि अलग, संरचना अलग, शब्दावली अलग, तो जो चीजें अलग अलग होंगी उसी को क्या कहेंगे, व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, शादियों का इसलिए उठाए क्योंकि भाई इस समय शादियों का सीजन चल रहा है, तो खूब आप व्यवस्थाएं देखते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यवस्था के ही अंतर्गत जाएगा, विकल्प जो है बच्चों वो सी होगा। ठीक, तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आपके 15, देखो शिवानी कश्यप जी का 15 में 14 सही हुए हैं, और ईमानदारी से बताना कि कितने नंबर आए, झूठ मत बोलना। ठीक है, क्योंकि गुरु संग कपट मित्र संग चोरी ये मत करिएगा। ठीक है, 15 में 14, 11 भी आए हैं, बेहतर है, बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे, हो जाएंगे 12, 10 प्लस अगर इस सेशन में है तो आप बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, और 100 जैसा कि मैंने कहा 100 सिर्फ मैथ में होता है, व्यक्ति धीरे धीरे सीख जाता है। ठीक है, 15 में 3, क्यों भैया आप क्या बाद में जुड़े थे या मतलब एक भी क्वेश्चन किए ही नहीं है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जिसको पूरी क्लास नहीं मिली लेकिन जिसने पूरी ली है मुझे लगता है उसका बेहतर रिस्पॉन्स आया। तो बच्चों यहाँ तक आज हमने एक सेशन को और पूरा किया। अभी फिलहाल मैं आपके सामने पेडागोजी का ही 2-3 सेक्शन लाऊंगी, क्योंकि मेरा मतलब एक साथ पहले पेडागोजी को कंप्लीट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर आपका गद्य पद उठाएंगे और उससे संबंधित आपको लगातार कराते जाएंगे, ताकि वहाँ पर आपको मैं व्याकरण सिखा दूंगी, जैसे प्रत्यय, संधियाँ, ये सारी चीज़ें। तो इससे क्या रहेगा ना, कॉन्सेप्ट वाइज जब प्रैक्टिस करते हैं तो चीज़ें थोड़ा ज़्यादा दिमाग पर बैठ जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों यहीं तक रखते हैं, और मुझे काफ़ी खुशी है, और मेरे साथ इतनी देर तक आप सभी को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। और हम सब मिलेंगे अब अगली क्लास में, संभवतः शनिवार की क्लास में मिलेंगे। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, और जो बच्चे भी अगर 10 प्लस हैं या 10 तक है, काफ़ी बेहतर कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू ऑल।